हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नेम है टाइम टू फॉल इन लव, जिसमें बहुत सारा रोमांस विद कॉमेडी है। एपिसोड 1 के स्टार्ट में ड्रामे के मेन लीड जी चेंग को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है और उसको उसके मैनेजर को कॉल आता है और वो एक डील के बारे में बात करता है। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नेम सू यानजी है और वो एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और उसमें मेकअप करके दिखाती है। और फिर वो बोलती है कि आज हम अपनी लाइव स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी वो रास्ते में जा रही होती है कि उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि इंटरव्यू में सिर्फ 10 मिनट्स ही बाकी हैं, इसलिए जल्दी करो। सो यानजी कहती है कि हाँ मैं बस जा रही हूँ, बस यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, और फिर फ़ोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ जी चेंग को दिखाया जाता है कि वो ट्रैफिक लाइट्स देख कर रुक जाता है और लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। इतने में वो देखता है कि पीछे से एक कार बहुत स्पीड से आ रही होती है और दूसरी तरफ वो सू यानजी को देखता है कि वो रोड क्रॉस करने वाली होती है और जी चेंग को लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है और वो जल्दी से जाकर अपनी कार सू यानजी के आगे रोक देता है। सू यानजी को लगता है कि उसने जानबूझ के अपनी कार आगे की है और उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। इतने में रेड लाइट भी ऑफ हो जाती है और जी चेंग वहाँ से चला जाता है। सू यानजी को जी चेंग पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी, लेकिन सू यानजी को नहीं पता होता कि वो जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है वो कंपनी जी चेंग की है। इसके बाद जी चेंग अपनी कंपनी पहुंचता है और सब एम्प्लॉय उसका वेलकम करने के लिए बाहर आ जाते हैं। यहीं पर जी चेंग के सेक्रेटरी जिसका नेम सीतू है उसको दिखाया जाता है। सीतू जी चेंग का सेक्रेटरी होने के साथ साथ उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी है। सीतू जी चेंग को सारी मीटिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करता है और कहता है कि आज के इंटरव्यूज़ की सारी तैयारी हो गई है। जी चेंग कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से रेडी हो? सीतू कहता है ऑफ कोर्स, मैं बेशक न्यू प्रोडक्ट्स से डील करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बेस्ट गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स में। जिस पर जी चेंग उसकी तरफ देखता है। सीतू कहता है मेरा मतलब 6 मिनट्स में, मतलब इवन नंबर, क्योंकि जी चेंग को हर चीज़ इवन पसंद है। जी चेंग कहता है ओके लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सू यानजी भी फाइनली कंपनी पहुंच जाती है और एक फीमेल एम्प्लॉय से इंटरव्यू के बारे में पूछती है जिसका नेम मिस मिकी है। मिस मिकी सू यानजी के ड्रेसिंग स्टाइल को देखती रहती है। सू यानजी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर रोल के लिए आई हूँ और उसे अपना रिज्यूमे देती है। मिस मिकी उसका रिज्यूमे लेकर सू यानजी को वेट करने को कहती है, लेकिन सू यानजी को ये नहीं पता होता कि वो गलत इंटरव्यू के लिए आई है। असल में फ्रेंड जी चेंग की ग्रैंडमा बहुत बीमार होती हैं और उनकी ये लास्ट विश थी कि वो जी चेंग को एज अ हैप्पी मैरिड कपल देखें, इसलिए वो जल्दी से जी चेंग की शादी करवाना चाहती थी और जी चेंग को अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहती हैं। जी चेंग ने वो इंटरव्यू अपने लिए फेक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए रखा था। सू यानजी को नंबर 6 मिलता है जो कि इवन नंबर है। जी चेंग इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है और एक एक करके वो सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। लास्ट में सू यानजी इंटरव्यू देने के लिए आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और सू यानजी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। सू यानजी बैठ जाती है और वो टेबल पर रखी हुई चीज़ों को देखती है कि हर चीज़ इवन नंबर में है। जी चेंग सू यानजी से उसकी कंडीशंस पूछता है। सू यानजी को लगता है कि शायद ये मुझसे सैलरी के बारे में पूछ रहा है और उसको 50,000 पर मंथ देने को कहती है, जिस पर जी चेंग कहता है कि आर यू श्योर? सू यानजी कहती है हाँ मुझे कोई मसला नहीं। जी चेंग कहता है ओके फिर ये जॉब तुम्हें मिल गई तो मुझे अपना ID कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स दे दो, अब से तुम 24 आवर्स पर डे मेरे लिए काम करोगी। सू यानजी बहुत खुश होती है और उससे अपना ID कार्ड निकाल कर देने लगती है, लेकिन सडनली उसको ख्याल आता है और कहती है कि क्या मुझे आपके लिए 24 आवर्स पर डे काम करना होगा? जी चेंग कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें 50,000 पर मंथ इसीलिए दे रहा हूँ। सू यानजी को बहुत गुस्सा आता है और उसको शुगर डैडी बोलती है। जी चेंग कहता है कि तुम ये वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती। सू यानजी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्टर रोल के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारी शुगर बेबी बनने के लिए, जिस पर जी चेंग कुछ देर के लिए हैरान होता है। सू यानजी उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी प्राइस लगवाने के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेसिडेंट की कंपनी में काम नहीं करना, और वहाँ से जाने के लिए टर्न करती है और उसका बैग बाय चांस टेबल पर रखे हुए रोजेस को टच होता है और रोजेस नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि जी चेंग आगे होकर पकड़ लेता है और उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। इसके बाद जी चेंग अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी कार में बैठा होता है और अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं आज आपके साथ रूटीन चेकअप के लिए नहीं आ सकूंगा। ग्रैंडमा कहती है इट्स ओके, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी शादी करवाने की टेंशन है, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलाओगे? जी चेंग मीटिंग का एक्सक्यूज़ देकर फ़ोन बंद कर देता है। इतनी देर में सू यानजी भी वहाँ पर आ जाती है और खुद से कहती है कि मैंने तो फर्स्ट फ्लोर के लिए प्रेस किया था, मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में कैसे आ गई और यहाँ पर तो इतनी गर्मी है। जी चेंग भी उसको देख रहा होता है। सू यानजी को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं
और वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जीचंग वहाँ पर लगे हुए कैमरास को देखता है और सु यानजी को रोकने के लिए जल्दी से अपनी कार का डोर खोलता है, जिसकी वजह से सु यानजी पीछे की तरफ गिरने लगती है। जीचंग उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है और एट द एंड दोनों की किस हो जाती है और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड भी हो जाता है। जीचंग सु यानजी को सॉरी कहता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं। सु यानजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सु यानजी हॉस्पिटल के बाहर अपनी बेस्ट फ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है। कुछ देर में उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जिसका नेम एना है और सु यानजी से इंटरव्यू के बारे में पूछती है, जिस पर सु यानजी कहती है कि आज का दिन बहुत ही अनलकी था। एना उसको चीयर अप करती है और कहती है कि इट्स ओके। सु यानजी कहती है कि मॉम की सर्जरी होनी है और डॉक्टर्स ने जल्दी से हॉस्पिटल के बिल्स क्लियर करने को कहा है, इसलिए मुझे हर हाल में जॉब चाहिए। इसी दौरान एक लेडी जानबूझ के कार के सामने आ जाती है और कार के ड्राइवर से लड़ना शुरू कर देती है कि तुमने मुझे हिट किया है। सु यानजी भी सब देख रही होती है और लाइव रिकॉर्डिंग की एक्टिंग करके उस लेडी को वहाँ से भगा देती है। उस कार में जीचंग की ग्रैंडमा होती है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए आई होती हैं। वो सु यानजी को थैंक यू कहती हैं। उनको सु यानजी पहली नज़र में बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद सीतू ग्रैंडमा को वो पिक्चर दिखाता है जिसमें जीचंग और सु यानजी की किस हुई थी। ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं और उन्हें याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने आज हॉस्पिटल में उनकी हेल्प की थी। ग्रैंडमा कहती है कि इसी को तो किस्मत कहते हैं। इतनी देर में जीचंग भी वहाँ पर आ जाता है और ग्रैंडमा उसे अंडरग्राउंड पार्किंग वाली पिक्चर दिखाती है, जिसको देखकर जीचंग हैरान हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा को ये पिक्चर सीतू के बच्चे ने दी होगी। ग्रैंडमा कहती है कि खबरदार जो तुमने सीतू को कुछ कहा और अब तुम जल्दी से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। जीचंग मना कर देता है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा के हार्ट में पेन होना शुरू हो जाती है। जीचंग अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस कर लेता है कि मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर मिलाऊंगा। इसके बाद सीतू जीचंग को सु यानजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जीचंग कहता है कि आर यू श्योर कि ये वही लड़की है? सीतू कहता है हाँ, ये उसी लड़की की पिक्चर है और ये लड़की सोशल पार्टीज पसंद करती है और इसको डिज़ाइनर शूज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद है। जीचंग कहता है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। सीतू कहता है कि ये सेम वही लड़की है। इसके बाद एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में शूज़ खरीद रही होती है और एम्प्लॉय से बहुत रूडली बात करती है। जी फ्रेंड्स, तो आप भी हैरान हो गए होंगे क्योंकि ये लड़की तो बिल्कुल सु यानजी की डुप्लीकेट कॉपी है। असल में फ्रेंड्स, इस लड़की का नेम ही जिंक्स है जो कि सु यानजी की ट्विन सिस्टर है, लेकिन दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से बात नहीं करते और ना ही मिलते हैं। सीतू ने जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन जीचंग को दी थी वो ही जिंक्स थी। ही जिंक्स का बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है और उसके क्रेडिट कार्ड भी बैंक फ्रीज कर देती है और उसके फेस पर एलर्जी भी होती है, जिसको अगर टाइम पर ट्रीट ना किया तो उसका पूरा फेस डैमेज हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स उसको अब्रॉड जाकर सर्जरी करवाने को कहते हैं, जिसके लिए ही जिंक्स को 1 मिलियन चाहिए था। जीचंग ही जिंक्स को कॉल करके मिलने को कहता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि मैं तुम्हें फेक गर्लफ्रेंड के लिए हायर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। ही जिंक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और बाहर आकर सोचती है जीचंग ने मुझे सु यानजी समझ कर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जीचंग और सु यानजी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और फिर ही जिंक्स सु यानजी के पास आती है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और उससे कहती है कि तुम्हें भी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और मुझे भी अपनी फेस की सर्जरी के लिए 1 मिलियन चाहिए, इसलिए अब तुम्हें जीचंग के साथ फेक गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी होगी और अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हमें जीचंग को डिपॉजिट फीस देनी होगी। सु यानजी मान जाती है। ही जिंक्स उसे एक होटल का कार्ड देखकर उसे जीचंग से मिलने को कहती है और उससे कहती है कि अब से तुम ही जिंक्स हो और मैं सु यानजी और तुम्हें जीचंग को बिल्कुल शक नहीं होने देना क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है। इसके बाद सु यानजी जीचंग से होटल में मिलने के लिए जाती है। सु यानजी बहुत ही नर्वस होती है, लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं और फिर वो डोर पे नॉक करती है। जीचंग उसे कहता है कि तुम लेट आई हो और उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर जीचंग सु यानजी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने को कहता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है और तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, जिस पर सु यानजी कहती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने की क्या ज़रूरत है, जिस पर जीचंग उसे कहता है कि हमें ग्रैंडमा को बिल्कुल शक नहीं होने देना चाहिए कि हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। इसके बाद दोनों अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जीचंग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर में सु यानजी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर लेती है और वो जीचंग की तरफ देखती है और फिर अपनी फाइल्स में से पेजेस निकालकर उनका रोल बनाकर उसमें से जीचंग को देखती रहती है। कुछ देर बाद जीचंग उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे देख लिया। सु यानजी घबरा जाती है। जीचंग उसे उसकी फाइल मांगता है और फिर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रीड करता है।
और उसकी हॉबीज़ का मजाक बनाता है और कहता है कि ये कैसी हॉबीज़ हैं। सू यानजी को गुस्सा आता है और आहिस्ता आवाज़ में कहती है कि तुम मुझे अपनी फ़ाइल दो, मैं भी तुम्हारी हॉबीज़ रीड करती हूँ और फिर मैं तुम्हारा मजाक बनाऊँगी। ज़ीचंग उसे अपनी फ़ाइल देता है। सू यानजी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं ये सब कैसे याद करूँगी, इतना तो कभी मैंने स्कूल में भी याद नहीं किया। ज़ीचंग उसे कहता है कि एक प्रेसिडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हॉबीज़ और डेली रूटीन्स ऐसी ही होती हैं, इसलिए तुम्हें ये सब याद करना होगा। सू यानजी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैं ये सब याद नहीं करूँगी। ज़ीचंग कहता है कि मैंने अपनी ग्रैंडमा को खुश करने के लिए तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए तुम्हें हर वो चीज़ करनी होगी जिससे वो खुश रह सके। और फिर सू यानजी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन याद करना शुरू कर देती है और बार बार अपने बालों को हिलाती है। ज़ीचंग बहुत ही इरिटेट होता है। सू यानजी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रीड करते हुए देखती है कि ज़ीचंग को हर चीज़ इवन नंबर में चाहिए, जिस पर सू यानजी ज़ीचंग से पूछती है कि तुम्हें हर चीज़ इवन नंबर में क्यों चाहिए। ज़ीचंग उसका हेयर बैंड उतार कर बोलता है कि मुझे अपने आसपास हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। ज़ीचंग सू यानजी से कहता है लेट्स गेट मैरिड। सू यानजी कहती है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। ज़ीचंग कहता है कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया था कि मेरी ग्रैंडमा की विश पूरी हो सके, और उनकी ये विश है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए, और ये सिर्फ एक फेक मैरिज होगी और कुछ फ़ोटोज़ लेंगे ताकि ग्रैंडमा को यकीन हो जाए। इसके बाद सू यानजी ज़ीचंग की ग्रैंडमा से मिलने जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं, जिस पर ज़ीचंग सू यानजी की तरफ देखता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये मेरा और सू यानजी का सीक्रेट है, और फिर कहती है कि मुझे सू यानजी बहुत ही पसंद है और अब तुम लोग जल्दी से शादी कर लो, और सू यानजी को अपने घर शिफ्ट होने के लिए कहती हैं। सू यानजी कहती है कि ग्रैंडमा मैं अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन ज़ीचंग सू यानजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने को कहता है और ग्रैंडमा से कहता है कि सू यानजी कल ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। सू यानजी को ज़ीचंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर बाहर आकर ज़ीचंग को साथ रहने से मना कर देती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। ज़ीचंग कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा बॉस हूँ और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इसके बाद सू यानजी अपनी फ्रेंड एना को बताती है कि मुझे ज़ीचंग के घर में शिफ्ट होना पड़ेगा और उसके साथ एक ही रूम में रहना पड़ेगा, जिस पर एना बहुत ही हैरान होती है और उसे कुछ सिक्योरिटी वेपन्स देती है जिसमें स्टन गन और पेपर स्प्रे वगैरह होता है, और फिर कहती है कि अगर ज़ीचंग तुम्हें बुली करे या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो तुम इनको उस पर यूज़ करना। इसके बाद हीजिंग सू यानजी को कॉल करके कहती है कि मैं मॉम को अपने साथ अब्रॉड लेकर जा रही हूँ और फ़ोन बंद कर देती है। सू यानजी उसे रोकने के लिए जल्दी से टैक्सी में बैठती है और ड्राइवर को फास्ट ड्राइव करने को कहती है, जिसकी वजह से टैक्सी का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और सू यानजी बेहोश हो जाती है। कार में से एक हैंडसम लड़का निकलता है जिसका नेम फू बोयान है। फू बोयान सू यानजी को हॉस्पिटल ले जाता है और ज़ीचंग को फ़ोन करके सू यानजी के बारे में बता देता है। ज़ीचंग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। दूसरी तरफ सू यानजी को भी होश आ जाता है और वो फू बोयान को पहचान लेती है। फू बोयान सू यानजी को हीजिंग समझकर हॉस्पिटल लेके आता है। सू यानजी भी फू बोयान को नहीं बताती कि वो हीजिंग्स नहीं है। इतनी देर में एना भी हॉस्पिटल में आ जाती है और सू यानजी का नेम लेती है। सू यानजी एना को इशारों से चुप रहने के लिए कहती है। एना समझ जाती है और फिर दोबारा से सू यानजी को हीजिंग्स करके पुकारती है। यानजी फू बोयान को थैंक्स करके बाहर आ जाती है। फू बोयान भी सू यानजी के पीछे जाता है। सू यानजी गिरने लगती है, जिस पर फू बोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। ज़ीचंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ही जेलस होता है और सू यानजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। फू बोयान ज़ीचंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस ही आपके साथ जाना चाहती हैं। ज़ीचंग बहुत ही जेलस होता है और कहता है कि सू यानजी मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ज़ीचंग सू यानजी को अपने साथ लेकर चला जाता है। एना सू यानजी को रोकने के लिए आगे होती है, लेकिन सीतू उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कौन होती हो इनके बीच में इंटरफेयर करने वाली। एना कहती है कि मैं सू यानजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ और सीतू के कपड़ों को देख के कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई हरा प्याज हो, और वहाँ से चली जाती है। सीतू को एना पर बहुत गुस्सा आता है और उसे पागल औरत कहता है। इसके बाद ज़ीचंग और सू यानजी को दिखाया जाता है। सू यानजी ज़ीचंग से कहती है कि आहिस्ता ड्राइव करो, मेरा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहता है कि तुम तो मुझे बहुत ही एनर्जेटिक लग रही हो, इसलिए अब तुम अपने घर जाकर अपना सामान पैक करो। तुम शायद भूल गई हो कि आज तुम्हें मेरे घर शिफ्ट होना था। सू यानजी कहती है कि मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए। ज़ीचंग कहता है कि तुम्हें सिर्फ मेरे घर शिफ्ट होना है, ज़्यादा सामान पैक करने की ज़रूरत नहीं, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम सिर्फ मेरे पास आना, क्योंकि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यानजी कहती है कि मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ,
इसके बाद सीतू को दिखाया जाता है कि वो ड्रंक होता है और अपने लिए एक ऑनलाइन ड्राइवर हायर करता है। लेकिन जैसे ही वो ऑनलाइन ड्राइवर वहाँ पर आता है तो सीतू उसको देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ऐना होती है। ऐना भी सीतू को देखकर बहुत हैरान होती है और उसे ऑर्डर कैंसिल करने को कहती है, लेकिन सीतू कहता है कि मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूँगा। ऐना सीतू से ज़बरदस्ती फ़ोन छीनने की कोशिश करती है और इसी बीच सीतू ऐना की चेस्ट को टच कर देता है और फिर खुद से कहता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, जिस पर ऐना उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और उसे मारना शुरू कर देती है। इसी बीच पीछे से एक कार आती है और सीतू ऐना को बचाने के लिए उससे बालों से पीछे खींचता है और ऐना उसकी बाहों में आ जाती है। सीतू के हाथ में ऐना की विग आ जाती है और ऐना का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम तो गंजी हो। ऐना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसको फिर से मारना शुरू कर देती है और इसी फाइट के दौरान में ऑर्डर कैंसिल होने की बजाय कंफर्म हो जाता है और फिर ऐना को सीतू के लिए ड्राइविंग करनी पड़ती है। ड्राइविंग करते हुए वो ज़ोर से ब्रेक लगाती है और सीतू का सर फ्रंट सीट पे जाकर लगता है और ऐना को कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। ऐना उसे दोबारा फ़ोन छीनने की कोशिश करती है और दोनों की बाई चांस किस हो जाती है। ऐना सीतू को किक करके कार से बाहर आ जाती है। सीतू कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं ड्रंक हूँ और तुम्हें मुझे अपार्टमेंट तक छोड़ के आना होगा। ऐना कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी वजह से अपनी फर्स्ट किस फेस कर दी है, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सीतू कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलनी होगी, लेकिन ऐना मना कर देती है, जिस पर सीतू कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगा और कहता है कि अगर ये गेम तुम जीत गई तो मैं तुम्हें 10 टाइम्स डैड कहूँगा और अगर ये गेम मैं जीत गई तो तुम मुझे 10 टाइम्स डैड कहोगी। ऐना मान जाती है। इसके बाद सू यानजी अपना सामान लेकर ज़ीचंग के घर आ जाती है। ज़ीचंग सू यानजी का सामान देखता है। सू यानजी कहती है कि एक लड़की का सामान इतना ही होता है। ज़ीचंग धीरे धीरे से सू यानजी के पास आता है और उसका सामान पकड़कर अंदर ले जाता है। सू यानजी रूम को देखती है और कहती है कि इस रूम में सिर्फ एक ही बेड क्यों है, तुमने 2 बेड्स अरेंज क्यों नहीं किए। ज़ीचंग कहता है कि अगर मैं 2 बेड्स अरेंज करता तो ग्रैंडमा को शक हो जाता और कहता है कि तुम सोफ़ा पर सोओगी और मैं बेड पर। सू यानजी कहती है कि तुम बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हो, तुम मुझे सोफ़ा पर सोने के लिए कहकर खुद बेड पर कैसे सो सकते हो। जिस पर ज़ीचंग कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर सू यानजी से कहता है कि मेरे लिए सोफ़ा छोटा है, तुम कुछ दिनों के लिए सोफ़ा पर सो जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए न्यू मैट्रेस ऑर्डर कर दूँगा। इतने में सू यानजी के बैग में से ऐना की दी हुई सिक्योरिटी वेपन्स नीचे गिरते हैं। ज़ीचंग कहता है कि ये क्या है। यानजी उसे कहती है कि ये गलती से मेरे सामान में आ गया होगा और फ़ौरन से सारी चीज़ें उठा लेती है। इसके बाद ज़ीचंग कहता है कि मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाना, स्पेशली मेरे कैबिनेट्स को। सू यानजी कहती है कि ओके डोंट वरी। इसके बाद सू यानजी सोफ़ा पर रखे हुए रिमोट को देखती है और टीवी ऑन करने के लिए एक रिमोट उठाती है, लेकिन जैसे ही वो रिमोट का बटन प्रेस करती है तो कर्टन्स ओपन हो जाते हैं और किसी रिमोट से रेडियो ऑन हो जाता है और फिर एक रिमोट का बटन प्रेस करने से रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और पानी भी ख़त्म हो जाता है। ज़ीचंग सू यानजी को लाइट्स ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन सू यानजी को लाइट्स ऑन करनी नहीं आती। इतनी देर में ज़ीचंग भी बाहर आ जाता है। इस दौरान में लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। सू यानजी ज़ीचंग को देखती रहती है और ज़ीचंग उसे कहता है कि तुमने मुझे अच्छे से घूर लिया। यानजी नर्वस हो जाती है और पीछे की तरफ टर्न करती है और उसका सर दीवार पर लगने ही वाला होता है, लेकिन ज़ीचंग अपना हाथ आगे कर लेता है।